हेलो प्यारे साथी, कैसे हो आप सभी? आप सभी को ये इंटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र है, जिसमें हम आज बात करेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। ये निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेरी अच्छी स्थिति की तीव्रता का वीडियो नहीं देखें तो हमारे आप पिछले वाले वीडियो में जाइए, वहाँ पर आपको अच्छी स्थिति की तीव्रता के बारे में अच्छे से समझाया गया है, जहाँ पर हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर किया गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से, जिससे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए। तो अगर आप निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का वाला वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अच्छी स्थिति की तीव्रता का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पीछे जाकर उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता विद्युत क्षेत्र की क्या होती है? तो सबसे पहले हमको ये सिलेक्ट कर लेना है, जैसे माना कि दो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो एक बिंदु पर ए है और दूसरा बिंदु बी है। इन दोनों पर हम एक ए पर हो गया प्लस क्यू आवेश, उसी तरह दूसरे पर प्लस क्यू आप इस पे प्लस क्यू आवेश हो गया, इस पे माइनस क्यू आवेश हो गया। इसमें लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा माइनस क्यू आवेश। ठीक, उसके बाद इन दोनों के बीच की दूरी 2l है और फिगर को हम ऐसे बना दिए। यहाँ पर विद्युत बिंदु P है, यहीं पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इसके कारण तीव्रता जो है ए के कारण, बिंदु ए के कारण तीव्रता को E1 मान लिए हैं और तथा बिंदु बी के कारण तीव्रता को हम E2 मान लिए हैं। E1 की डायरेक्शन देख लीजिए, आप इधर है, देख लीजिए फिगर में E1 की डायरेक्शन इधर है, E2 की डायरेक्शन इधर है। तो E1 का जो साइन थीटा वाला होगा इधर हो जाएगा और जो काश थीटा वाला हो जाएगा इधर हो जाएगा। इसी तरह E2 का जब इधर रेशियो में तो E2 साइन थीटा इधर हो जाएगा और E2 साइन थीटा इधर होगा तो E2 काश थीटा इधर ही हो जाएगा। तो आप इसको फिगर से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इनके बीच की दूरी 2l है और इस बिंदु बिंदु इसमें O है, यहाँ पर O बिंदु है। थोड़ा इनकम्प्लीट है फिगर, आप थोड़ा समझ लेना। तो बिंदु O है, तो यहाँ पर देखिए इसके बीच की दूरी l हो जाएगी, इसके बीच की दूरी l हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दूरी 2l है। तो ये आप समझे, और O से लेके P के बीच की दूरी r है, तो ये l दूर हो गई, r हो गई। अगर इसको निकालना होगा तो इस समकोण त्रिभुज में, जैसा कि आप सभी को पता है ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हमारा हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, और इनके बीच जो ये यहाँ पर होगा ये कर्ण होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय जब यूज करेंगे तो वहाँ से r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इसकी डिस्टेंस निकल आएगी। तो इस तरह डिस्टेंस को हम अच्छे से और फिगर को अच्छे से समझ लीजिए। यही फिगर एकदम एग्जैक्ट बनाना है आपको, जिससे निरक्षीय स्थिति की तीव्रता बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको वर्डिंग में लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। हाँ, तो जैसे फिगर में दिख रहा है ए बी है और बिंदु ए पर क्यू आवेश है, और जिससे हमको दिखाई दे रहा है बिंदु ए पर क्यू आवेश है, तथा बिंदु बी पर माइनस क्यू आवेश है। ए से बी के बीच की दूरी 2l है। जो फिगर में बनाया गया है वही वही इसके नीचे लिखना है। तो हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि ए से बी के बीच की दूरी 2l है और ए से मध्य बिंदु के बीच की दूरी r मीटर है, तथा r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए P बिंदु है, यहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें गणना करनी है। तो अब देखते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या है हमारी E1 है। तो E1 बराबर हम लिख लेते हैं 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि देखो उस तरह r स्क्वायर होता है, लेकिन ये रूट में है, तो इस स्क्वायर है तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर बचेगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता हम अच्छे से समझ गए। अब हम निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता E2 है, तो इसका हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का स्क्वायर, एल का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी वही प्रोसेस हुआ, यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में था। जब इसका हम वर्गमूल
जब इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो ये अपना दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम अच्छे से बना लिए। अब परिणामी तीव्रता को हम देखते हैं। परिणामी तीव्रता हो जाएगा इसमें, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। तो अब इसमें अच्छी स्थिति की तीव्रता से यहाँ थोड़ा डिफरेंट होगा। वहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था, तो दोनों एक दूसरे में से मतलब घट गए थे। तो इसमें परिणामी तीव्रता हमारा दूसरा होगा। परिणामी तीव्रता यहाँ पर ये बहुत अच्छा है। अब इसको याद करना पड़ेगा, एक बार थोड़ा बहुत समझ लेना पड़ेगा, फिगर से याद नहीं करना पड़ेगा। फिगर से आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो जाएगा। तो अब इसमें E1 और E2 को कॉमन ले लेते हैं, और cos थीटा कॉमन है तो E1 और E2 प्लस cos थीटा हो जाएगा। ये आपको परिणामी तीव्रता मिल गई। तो अब क्या करना है, साधारण सा इसमें E1 E2 का अच्छे से मान रख देना है। तो पहली लाइन में हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा E1 का मान हो गया, ये हमारा E2 का मान हो गया। अब यहाँ से एल स्क्वायर ये जो हो गया cos थीटा का मान हो गया। हम फिगर से देखते हैं। फिगर से देखने पर हमको पता चल रहा है ये एल हो जाएगा, और इसकी एल हो जाएगा, और इसकी जो होता है आधार cos थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार एल हो जाएगा, और इसको कर्ण हो जाएगा, देख लीजिए कर्ण इसमें का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही cos थीटा बराबर, तो हम इसकी वैल्यू लिख दिए कि एल स्क्वायर एल अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रूट में। तो ये हो गया cos थीटा की वैल्यू हो गई। अब वेक्टर ई बराबर हम देख लेते हैं 2q हो जाएगा। अब 2q कैसे हुआ आप देख लीजिए, यहाँ पे एक क्यू दोनों दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 1/r² प्लस एल स्क्वायर यहाँ से, ठीक है, इंटू एल स्क्वायर अपान √r² प्लस एल स्क्वायर। इस तरह हम इसको अच्छे से सॉल्व कर लिए, और लास्ट में अंततः ये आ गया वेक्टर ई बराबर 2q/l बराबर अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r² प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये 1 है, ये 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1 हो जाएगा 3/2। तो इस तरह हम इसको यहाँ पे कर दिए, जो कि फिर वही वाली कंडीशन r इज ग्रेटर देन एल, मतलब r बहुत बड़ा है एल के कंपेरिजन में, तो हम इसके लिए एल स्क्वायर को यहाँ भी छोड़ देंगे। तो जब एल स्क्वायर यहाँ हम छोड़ देंगे, और हमको पता है कि p बराबर होता है 2ql, तो हम 2ql की जगह पर p लिख दिए यहाँ पर। और आर स्क्वायर जब इसमें से हट जाएगा, जब इसमें से एल स्क्वायर हट जाएगा, सॉरी एल स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो वेक्टर ई बराबर हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा कि वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू पी अपान r³। यही हमारी निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का व्यंजक है। यही हमारा बार बार पूछा गया यूपी बोर्ड में एग्जाम में, हमारा एग्जाम में बहुत पूछा गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। और बहुत से छात्र ऐसे हैं जो फिगर को ना समझने की वजह से और अच्छा एक्सप्लेनेशन ना होने की वजह से समझ में नहीं पाते, और उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं। वो किसी तरह रटते हैं, रट के फिर जाके एग्जाम में दे के चले आते हैं। जो नंबर मिलता है मिल जाता है, बहुत अच्छे से सेटिस्फाई नहीं होते। तो आप मेरी वाली वीडियो में अच्छे से फिगर को समझिए। फिगर को समझने के बाद कॉन्सेप्टों को अच्छे से समझते हुए और आगे बढ़ते चलिए, तो इस तरह आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसी के साथ में एक और अच्छा डेरिवेशन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले युग्म बल का आघूर्ण। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। 3 ही डेरिवेशन, अच्छी स्थिति में तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता, और एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। इसका भी व्यंजक पूछने के लिए बार बार ये क्वेश्चन आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस अच्छी स्थिति की तीव्रता के बाद निरक्षीय स्थिति की तीव्रता को हम सफलतापूर्वक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ये इस पे बल युग्म के आघूर्ण वाला। तो बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक हम निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए, उसके पहले सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। फिगर हम जिससे देख लीजिए, ये लाइनिंग आपको फिगर में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, और इस पे एक ये देखिए ए बिंदु है और ये
बी बिंदु है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव हो गया ए बी, और एक पे प्लस क्यू आवेश और एक पे माइनस क्यू आवेश, और इनके दोनों के बीच की दूरी 2l हो गई। और हम देखते हैं ये सी वाला बिंदु, देखिए अब इसमें क्या होता है। माना एक द्विध्रुव ए बी है, द्विध्रुव आघूर्ण ए बी है, तो फिगर में हमको दिख रहा है एक पर ए पर प्लस क्यू आवेश और बी पे माइनस क्यू आवेश। ए बिंदु पर प्लस क्यू तथा बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है। चूंकि ए बी सी को संरेखित करने का प्रयास करता है, क्योंकि ये इंटेंसिटी है ना, जो क्षेत्र है, ये ए बी सी तीनों को एक संरेखित करना मतलब एक ही क्षेत्र में लाने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं ए बी सी को संरेखित करने का प्रयास कर रहा है। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है हमारा टाउ, इसका हम सिंबल देते हैं टाउ। टाउ बराबर एफ इंटू डी, डी मतलब होता है डिस्टेंस, मतलब जो अपना विस्थापन एक तरह से समझ रहे हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम टाउ से, और एफ को हम बल हो गया और डिस्टेंस हमारी डी हो गई। तो यहाँ से हम इसको जब पक्षांतर वगैरह करेंगे तो हो जाएगा ई बराबर एफ अपान क्यू अपान, क्योंकि हम जानते हैं अब यहाँ से सॉरी एक सेकेंड, हाँ, क्योंकि हमको पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तीव्रता की डिफिनेशन में आप ये वाला सूत्र को अच्छे से निगमित किए होंगे, तो वहां से इस सूत्र लिया गया है। तो हो जाएगा E बराबर एफ अपान क्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब इक्वेशन 1 में हम देखते हैं, इक्वेशन 1 से हम हो जाएगा टाउ बराबर ई क्यू कैसे हुआ, क्योंकि एफ की जगह पर हम ई क्यू रख देंगे यहाँ से समीकरण 1 से। और डी हमारा क्या हो गया, डी देखिए हमारा ये बी, यहाँ पर बी है, तो ये बी सी, यही तो हमारा विस्थापन है, तो ये हो जाएगा बी सी। तो एफ की वैल्यू रख देंगे हम ई क्यू, और डी की जगह पे बी सी रख देंगे। तो हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1 से टाउ बराबर ई क्यू बी सी। अब इसी तरह हम टाउ बराबर 2 ई क्यू, और बी सी बराबर यहाँ से देखने पर लग रहा है बी सी को अगर हमको निकालना होगा तो यहाँ से देखिए बी सी बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा हो जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर बी सी बराबर 2l साइन थीटा होगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और एफ बराबर ई क्यू होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा टाउ बराबर ई क्यू इंटू 2l, तो टाउ बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा, क्योंकि ये देखिए 2ql फिर हो जाएगा 2ql। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा ई टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अब कहीं कहीं होता है कि टाउ मैक्सिमम कितना होता है, तो टाउ मैक्सिमम के लिए हम साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो इसका 90 डिग्री पर रख देंगे, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हमारा पी ई आ जाएगा, या पी बराबर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम अपान ई। यही बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक है हमारे, चाहे ये वाला लिख दीजिए चाहे ये वाला, दोनों का दोनों ही हमारे बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक है। तो इस तरह हम तीनों डेरिवेशन को अच्छे से समझ लिए। पहले तो हम वैद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर में हम वैद्युत क्षेत्र की सबसे पहले हम कूलाम का नियम पढ़े, उसके बाद उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े, क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े। ये तीनों सब पढ़ते हुए उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इस चैप्टर में अच्छे क्षेत्र की तीव्रता, उसको अच्छे से निगमित किए। उसके बाद निरक्षीय स्थिति की तीव्रता, उसको भी बाकायदा फिगर से बना के हम अच्छे से किए। उसके बाद ये वाला सबसे लास्ट वाला जो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक भी हम अच्छी तरह से इसको सॉल्व किए। और आशा करते हैं कि जो हम यहाँ पर पढ़ाएं उसमें आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता जाए। तो आप निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, और यहीं से पर्याप्त मटेरियल में आप पढ़ लें। उसके बाद जाके बोर्ड में अच्छे मार्क्स के साथ अपना नंबर लाइए। देखिए ये पहला पेज हो जाएगा निरक्षीय स्थिति की तीव्रता का, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज। इसी तरह हमने 4 पेज में मतलब इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए केमिस्ट्री बाय नीतीश में। हम इस तरह फिजिक्स के हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को कवर कराने की कोशिश करेंगे, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अपने दोस्तों को भी बताइए, जो उपयोगी होगा वो अपना पढ़ेगा। धन्यवाद।